नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यह प्रश्न बीबी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री माइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री माइनर रखे हैं, आप इस प्रश्न को पढ़कर जाइए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रश्न के आने के बहुत ही चांसेस है। प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें। तो पहले हम लोग प्रश्न को समझ लेते हैं। तो चाहे वह कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी के बहुत सारे स्रोत होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा प्राचीन भारत है, इसके बारे में जानकारी के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, जनश्रुतियाँ हो गया। इसके अलावा विदेशियों के यात्राओं के द्वारा भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। तो उन्हीं प्राचीन साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन या परिचय लिखेंगे। चाहे आप हिस्ट्री का कोई भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन या परिचय लिखना है। इसमें हम लोग लिखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास धार्मिक है, जिससे इतिहास संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी विद्वानों ने बड़ी परिश्रम और धैर्य के साथ भारतीय इतिहास का अनुशीलन किया। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि जितना आप समझेंगे उतना ही एग्जाम में आप लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास है, इससे हमें धर्म के बारे में यानी धार्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलता है। धर्म के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलता है, अन्य चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से इतिहास संबंधित तथ्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना थोड़ा कठिन होता है। फिर भी जो विद्वान या इतिहासकार थे, उन्होंने बड़े परिश्रम और धैर्य के साथ प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा और उनकी जानकारी के स्रोतों को हमारे सामने रखा। तो उन्हीं जानकारी के स्रोतों को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। आगे हमारा है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी कई साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से है। तो देखते हैं हम लोग किन साहित्यिक स्रोतों से हमें भारत के बारे में यानी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। तो पहला हम लोग देंगे ब्राह्मण साहित्य और अनुश्रुति। इसको देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें 4 वेदों जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना मिलती है। ऋग्वेद से हमें भारत के आर्यों के प्रसार, उनके आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष तथा उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है, जो प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का एक अभिन्न अंग है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। जो आपको यहाँ ब्राह्मण दिख रहा है, यहाँ पर कोई ब्राह्मण जाति नहीं है, बल्कि ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है यानी कि जो ब्राह्मण साहित्य है, यह भारत का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। इसमें 4 वेदों की रचना मिलती है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अनुसार आर्य ही भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। ऋग्वेद से हमें आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और उनके धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे है सामवेद। सामवेद से भारत के, ठीक है, भारतीय इतिहास के संगीत के बारे में जानकारी मिलता है। इसके अलावा जो अथर्ववेद हो गया, अथर्ववेद से हमें आर्यों के जादू टोने या अंधविश्वास के बारे में जानकारी मिलता है। तो प्राचीन भारत के जानने के बारे में हमारा पहला स्रोत हो गया ब्राह्मण साहित्य और अनुश्रुति, यानी इनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में काफ़ी जानकारी मिलता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है बौद्ध साहित्य। इस साहित्य में सबसे पुराना स्तर जातकों का है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। यह काल्पनिक होने पर भी समय और उसके पहले के समाज का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो बौद्ध साहित्य है, इसमें सबसे जो पुराना स्तर है, यह जातकों का माना जाता है, यानी कि जो जातक है, यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक मूल साहित्य है, ठीक है। इसमें हमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में जानकारी मिलता है, यानी कि पिछले जन्म में भगवान बुद्ध की किन किन रूपों में उनका जन्म हुआ था, उनके बारे में हमें जानकारी मिलता है। ये सभी कथाएं यानी बुद्ध पर जो भी कथाएं आधारित है, ये सभी कथाएं काल्पनिक है। फिर भी हमें ये सभी कथाएं उस समय किस प्रकार के समाज था, किस प्रकार से लोग जीवन यापन करते थे, उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलता है, ठीक है। आगे हमारा है पिटकों में भगवान बुद्ध के वचनों और उसके सिद्धांतों का संग्रह है। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो बौद्ध साहित्य है, इसमें पिटकों की संख्या 3 है, यानी पिटक 3 है। पहला सूत पिटक, दूसरा अधिधम पिटक और तीसरा विनय पिटक। तो जो पिटक है, ठीक है, इससे हमें भगवान बुद्ध ने जो भी अपने जीवन में सिद्धांत दिए हैं या उपदेश दिए हैं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो यह था बौद्ध साहित्य, जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा पॉइंट हमारा है जैन साहित्य। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए जैन साहित्य से प्रचुर सामग्री मिलती है। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि जैन ग्रंथों के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति के अध्ययन में पूर्णता नहीं आ सकती है। तो इसको
समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो जैन साहित्य है इसमें हमें कुछ ऐसे भी जानकारी मिलता है जिसका उल्लेख अन्य साहित्य में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस साहित्य में हमें प्राचीन भारत के कुछ ऐसे भी पक्षों का परिचय मिलता है जो ब्राह्मण और बौद्ध साहित्य में नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन साहित्य का एक प्रमुख उदाहरण है, तो इसको समझ लेते हैं। तो जो जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये भारतीय इतिहास के एक महानतम शासक माने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था, ठीक है। इस कारण से यूनानी साहित्य में भी कहीं कहीं इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में कहीं पर सेंट्रोकट्स तो कहीं इंट्रोकट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने सेल्यूकस यूनानी शासक जिसे पराजित किया था उसकी पुत्री कार्नेलिया से भी विवाह किया था। तो जैन साहित्य के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलता है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो जो जैन साहित्य है यह प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का एक अभिन्न अंग है, ठीक है। तो यह था तीसरा साहित्यिक स्रोत, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। चौथा साहित्यिक स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ। भारतीय लेखन शैली के अनुसार इस काल में बहुत से ग्रंथों की रचना की गई। प्रमुख रूप से रामायण और महाभारत उल्लेखनीय है। इसमें भारत के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इस काल में बाणभट्ट चरित नामक ग्रंथ की भी रचना हुई थी, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है। इससे हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत सी जानकारी मिलता है। इसी काल में बाणभट्ट चरित नामक ग्रंथ की भी रचना हुई थी। जो बाणभट्ट थे इन्होंने अपने समय में हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी। हर्षचरित्र से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलता है। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित्र की रचना की जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत से जानकारी मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक ग्रंथ भी हमें प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारा जानकारी देता है। तो यह जानकारी का हमारा चौथा स्रोत था ऐतिहासिक ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे भारतवर्ष जिन जिन देशों के व्यापारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक या धार्मिक संपर्क में आया वहाँ के लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर भारत का वृत्तांत लिखते रहे। कुछ लोग उत्सुकता या जिज्ञासावश इस देश में यात्रा के लिए आए। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो भारत है, भारत काफ़ी लंबे समय से जो विदेशों से व्यापार करते आ रहा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जो भारत से व्यापार होता था वह मिस्र, मेसोपोटामिया तक व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो भारत जिन जिन देशों के व्यापारिक संपर्क में आया वहाँ के जो कुछ लोग थे वे सुनी सुनाई बातों के आधार पर भी भारत का वृत्तांत लिख रहे थे, भारत के बारे में जान रहे थे। इसके अलावा अन्य बहुत से यात्री ऐसे थे जो जिज्ञासावश यानी अपनी इच्छानुसार भारत के भ्रमण के लिए आए थे। जैसे जो एक चीनी यात्री हैनसांग था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वहीं फाहियान भी चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत के भ्रमण के लिए आया था। इस प्रकार से बहुत से ऐसे विदेशी यात्री थे जिन्होंने उस समय भारत का भ्रमण किया। आगे हमारा है भारत के बारे में लिखने वाले पहले यात्री यूनानी थे। इसमें सिकंदर द्वारा भारत में किए गए आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। अतः भारतीय इतिहास के निर्माण में विदेशी लेखकों ने भी अपने महत्वपूर्ण योगदान को दिया है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जो भारतीय इतिहास है, ठीक है, इसके बारे में लिखने वाले पहले यात्री या लेखक यूनानी ही थे। यूनानियों ने ही भारत के बारे में सबसे पहले लिखा। आपने मेगास्थनीज के बारे में सुना ही होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए इंडिका से हमें भारत के बारे में बहुत से जानकारी मिलता है। जैसे मेगास्थनीज के इंडिका से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें बहुत से जानकारी मिलता है, ठीक है, जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा जो सिकंदर था इन्होंने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे इतिहासकार या विदेशी लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में हमें जानकारी दिया। जैसे हैनसांग हो गया, फाहियान हो गया, इब्न बतूता हो गया, ठीक है, ये विदेशी यात्री या लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में हमें बहुत से जानकारी दिया। तो यह जानकारी का पांचवा स्रोत था, इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिखकर आपको आंसर को एंड कर देना है, ठीक है। निष्कर्ष लिखने से ही आपका आंसर बनेगा। तो आपको लिखना है उपयुक्त सभी कारक या उपयुक्त सभी साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलता है। तो इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख लेना है। आशा करते हैं आप प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने पॉइंट बताया जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है,
तो जो भी मेन पॉइंट है इन सभी को आप नोट कर लीजिए, इन सभी को आपको दिमाग में रखना है, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल में तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।